सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं फॉर CMA इंटर इनडायरेक्ट टैक्स का। दोस्तों दिस इज एन एक्सक्लूसिव बैच फॉर CMA इंटर स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 2022 में होने जा रहा है। तो दोस्तों आज हमारा पहला पहला दिन है और आज सबसे पहले दोस्तों हम इस पूरे सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रो कर लेंगे। कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कैसे आता है, मेरी हैंड राइटिंग नोट्स आप लोगों को कैसे मिलेंगे, मैं कौन सा मटेरियल यहां पर यूज करूंगा, ये सारी की सारी तमाम बातें दोस्तों इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आज देकर चल रहा हूं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इट इज अ मोस्ट अवेटिंग वेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट लेक्चर को। दिल थाम कर बैठिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो बैच मैं आज नया रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, दिस इज फॉर जून और दिसंबर 22 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। अगर आपका एग्जाम जून और दिसंबर 22 में है दोस्तों, तो ये आपके लिए सबसे लेटेस्ट बैच रहेगा। और अगर आपका एग्जाम 2023 में है तो भी आप इस बैच को देख सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कुछ अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरा जो एप्लीकेशन है जहां से आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर आपको इसके अलग से वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। तो 2023 में जिनका एग्जाम है 23 में, उन्हें अमेंडमेंट वीडियोस अलग से देखना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी बात, सर आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने आवर्स में आप हमारा कोर्स कंप्लीट करवा दोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, CMA इंटर इनडायरेक्ट टैक्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 135 से लेकर और 140 आवर्स के बीच में होता है। मतलब 135 से 140 घंटे के बीच में आपका कोर्स दोस्तों यहां पर कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों ये जो हमारा बैच होगा, दिस इज रेगुलर बैच। ये कोई फास्ट ट्रैक या बहुत जल्दी जल्दी फटाफट वाला बैच नहीं है। दिस इज अ रेगुलर बैच माय डियर फ्रेंड। और यहां पर मैं आपको CMA का जो स्टडी मैट है उसका फुल कवरेज यहां पर आपको करा के चलूंगा। आपके स्टडी मैट में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम दोस्तों क्लास में कवर्ड करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक एक्सट्रीम नॉलेज देने वाला हूं। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। पिछले 15 साल से दोस्तों क्लासेस ले रहा हूं, तो मैं GST पर बेसिकली प्रैक्टिस करता हूं, तो उसका पूरा नॉलेज आपको क्लास में मिलेगा। दिस इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको यहां पर दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इसको जब अप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारे किस्से भी दोस्तों मैं क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। सर हमको बुक्स कौन कौन सी मिलेंगी, तो मैं बता दूं दोस्तों, यहां पर आप लोगों को दो चीजें हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट नोट्स, एक को हम बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। जो कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं उसके लिए आपको दोस्तों एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, और ये जो रजिस्टर होता है ये अप्रोक्स 150 से लेकर 200 पेजेस के बीच में होता है। तो सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाने वाला हूं उसके नोट्स मैं आप लोगों को क्लास के अंदर बनवाऊंगा। मतलब व्हेन यू आर वॉचिंग द लेक्चर यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। मैं आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करवाऊंगा। इसके लिए आपको बीच में क्लास में टाइम दिया जाएगा, जैसा अभी आप देखेंगे लेक्चर के दौरान, और आप उन्हें अपने हाथ से अपने हैंड राइटिंग खुद नोट्स बनाएंगे दोस्तों। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले चुके हैं दोस्तों। बिकॉज जब आप प्रिंटेड मटेरियल पढ़ते हो तो उसके अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ा बर्डन सा लगता है, लेकिन जब खुद के बनाए हुए नोट्स कॉपी में आपने उसको लिखा दोस्तों, माइंड को मैसेज जाता है। फिर आप उन चीजों को जब बार बार पढ़ते हो दोस्तों तो चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं और आपको सारी चीजें दोस्तों वहां पर याद हो जाती हैं। तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये हैंड राइटिंग नोट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। जैसा आप लोग स्कूल टाइम में नोट्स बनाया करते थे
वो नोट्स मैं आज आप लोगों को क्लास के अंदर ही बनाकर चलूंगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट नोट का रजिस्टर आपको अलग से बनाना रहेगा। साथ में दोस्तों, हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप उसको सीएमए स्टडी मैट के सीरियल नंबर बाई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मैं अपने नोट्स अपने हिसाब से बनवाऊंगा। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कवरेज फुल रहेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई भी चीज मैं आपकी यहां पर दोस्तों स्किप नहीं करने वाला, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। दूसरा है हमारा क्वेश्चन बैंक। आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। जो हमारा एप्लीकेशन है अमित खांडल क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, वहां पर ये आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लास को एनरोल करेंगे, ये क्वेश्चन बैंक आपको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो आप इसको। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं अप टू द मार्क दोस्तों, एक्सट्रीम क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मजा आ जाएगा करने में, एंड आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को नॉलेज मिला है, मैं अब एग्जाम में बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। और दोस्तों मजे की बात देखिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी बनवाऊंगा रजिस्टर में, साथ में हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी क्लास में ही करेंगे। कोई बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बाकी हम सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हैं, उनसे पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन बैंक साथ में सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यू विल गेट 80% और मोर मार्क्स इन एग्जाम। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। 40-50 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं आपको कोर्स खत्म होने पर बता दूंगा, भाई इन इन चैप्टर्स को पढ़कर चले जाओ, आपका 40-50 नंबर आ जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू गेट 70, 80, 90 मार्क्स, बहुत स्टूडेंट्स के आए हैं, तो आपको दोस्तों एक सिस्टमैटिक मैनर में, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, बस आप वैसे पढ़ते जाओ। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। क्लासेस कैसे मिलेगी दोस्तों, अभी आप लोगों को कुछ वीडियोस हमारा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जिसको आप आराम से देखिए तसल्ली से, एज ए डेमो वीडियो। अपने आप को सेटिस्फाई करिए कि हाँ हमें क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हमारा पढ़ाने का तरीका देखिए, टीचिंग पैटर्न देखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में दिखेगा, वैसे ही हम लास्ट तक पढ़ाते हैं। हमारे यहां कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई स्टार्टिंग वीडियो बहुत अच्छे बना दो, लास्ट तक दोस्तों सेम क्वालिटी मटेरियल, सेम कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो क्लासेस कहां से मिलेगी? क्लासेस के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है अपने एंड्रॉइड फोन पर, और क्लासेस को डाउनलोड कर लेने का है। क्लासेस डाउनलोड करने का मतलब पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर टाइप करना पड़ेगा अमित खांडल क्लासेस। और हमारे ऐप से दोस्तों आप लोगों को मोबाइल व्यू भी मिलता है, लैपटॉप व्यू भी मिलता है, आप डेस्कटॉप पर भी क्लासेस को देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, यहां पर जो वॉच टाइम होता है ना, वॉच टाइम वो डबल होता है। जैसे सपोज हमारा क्लास 140 आवर्स का है, तो आप हमारी क्लासेस को 280 आवर्स तक देख सकते हो, मतलब डबल वॉच टाइम। कोई चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको दोबारा पढ़िए, लेकिन इससे ज्यादा तो भाई देखो और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट को ही अगर आप 5-5, 10-10 बार तो नहीं पढ़ोगे। तो डबल वॉच टाइम इसीलिए आप लोगों को दिया गया है। वैलिडिटी जो होगा ना दोस्तों, वो 1 ईयर रहेगा। जिस दिन आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, वहां से 1 ईयर तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। आप इसको देख सकते हैं जब आपका मन हो। आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, जैसा मैं बोलूंगा वैसे करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सर, अगर हम क्लासेस आपकी लेते हैं और हमको प्रॉब्लम आता है, हमें डाउट आता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों सबसे पहली बात, मैं क्लास में ही सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आपको क्वेरी बहुत कम आने वाला है, क्योंकि आप अभी हमारा क्लासेस जब पढ़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट आ जाए, तो टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम है दोस्तों, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9829056469, इस पर आकर दोस्तों मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। क्योंकि नॉर्मली फोन कॉल्स करेंगे तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग में होता हूं, हो सकता है क्लास पिक नहीं हो।
दिस इज माई पर्सनल नंबर। आपकी क्वेरी को मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर रिजॉल्व करूंगा। वैसे तो मैं जैसे ही देखता हूं दोस्तों मैं रिजॉल्व कर देता हूं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। सर आप मॉक टेस्ट भी लेते हो क्या? बिल्कुल दोस्तों, लेकिन मैं जो मॉक टेस्ट लेता हूं सीएमए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट आता है वही आपको फॉलो करके चलना है, राइट। आजकल इन लोगों का कुछ ऑनलाइन पैटर्न भी चल रहा है तो वो आपको फॉलो करके चलना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम कब देना है, उसका कॉपी का इवैल्यूएशन कैसे होगा, वो सारा डिस्कशन दोस्तों हम क्लास जब खत्म होएगा तब करके चलेंगे। अब हम थोड़ी सी जानकारी दोस्तों कोर्स की ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला क्लास है, तो हम एक बार कोर्स के बारे में जान लें। दोस्तों आप लोगों का जो सीएमए इंटर का आईडीटी का कोर्स है, इट इज डिवाइडेड बिटवीन टू सेक्शंस, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में जीएसटी रूल्स और एक्ट 50 नंबर का आता है, 50 मार्क्स का। कस्टम लॉ आप लोगों के कोर्स में है, ये 20 मार्क्स का आता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दिस इज फॉर 10 मार्क्स। दोस्तों ये 10 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो 502010 मतलब ये हो गया 80 मार्क्स। ये पूरा सिलेबस हम इन क्लासेस में कवर करेंगे। सारी क्लासेस आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगी। जब आपका मन हो तब आप क्लासेस को देखिए दोस्तों। क्लासेस में आपको ऑफलाइन फैसिलिटी भी है, आप उसको नेट के थ्रू भी देख सकते हो, डाउनलोड करके भी देख सकते हो। सेक्शन बी में केस स्टडी एनालिसिस है 20 मार्क्स का, तो ये भी हम क्लासेस के अंदर ही कवर करके चलने वाले हैं। तो ऐसे दोस्तों दो सेक्शन में आपका कोर्स डिवाइडेड है। एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। दिस इज अ फर्स्ट क्लास। दोस्तों आपका जो एग्जाम होता है, वैसे आजकल ऑनलाइन में कुछ सिस्टम इन लोगों ने चेंज किया है, बाकी ये जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो बताया गया है, जो मैंने पास पेपर्स को देखा, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में कंपलसरी होता है, जिसमें 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस होते हैं। 1 मार्क्स करेक्ट आंसर का होता है और 1 मार्क्स उसका रीजन देने का होता है। मतलब आपको केवल करेक्ट आंसर ही टिक नहीं करना, यू हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है दोस्तों, दैट इज फॉर 2 मार्क्स इनटू 7 क्वेश्चंस आर देयर। यहां पर 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए और बी होगा, जिसमें 7-7 मार्क्स का जीएसटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में भी जीएसटी कैलकुलेशन 14 नंबर का होता है। फिफ्थ के अंदर एक थ्योरी क्वेश्चन और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सिक्स्थ में एक जीएसटी लाइबिलिटी का होता है, बाकी भी 2 जीएसटी के होते हैं। सेवेंथ में एक चार्ज ऑफ जीएसटी और आईटीसी जो जीएसटी चैप्टर है, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन 1 करना कंपलसरी है, बाकी आप 6 में से 4 क्वेश्चंस करिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का है दोस्तों। सेक्शन बी कस्टम और एफटीपी पर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंपलसरी है। 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। इसके बाद में 9, 10, 11 3 क्वेश्चंस में से कोई सा भी 2 आपको करना पड़ेगा, मतलब एक चॉइस आपको दोनों सेक्शंस में मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स के, राइट। तो ऐसे आपको करना है, ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, हम लोग पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 1। क्योंकि ये पहला दिन था दोस्तों, ये सारी बातें बताना आपको बहुत जरूरी था। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बताओ व्हाट इज टैक्स? टैक्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। टैक्स क्या है दोस्तों? एक कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी है। और जब आप लोग टैक्स पढ़ रहे हो तो यह जानना बहुत जरूरी है कि टैक्स क्या होता है। तो अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो टैक्स का मतलब होता है, माय डियर फ्रेंड, कि टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। अच्छा दोस्तों, मेरी क्लास में जब आप बैठते हो ना,
तो थोड़ा सा हल्की सी मुस्कान के साथ बैठो। ये नहीं होना चाहिए कि क्लास में बैठे हैं, चिंता की लकीरें दोस्तों हमारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी घर से निकलो, मुस्कान को साथ लेकर निकलो। अरे मुस्कान कोई उसका नाम नहीं है, कहीं हमारे बैच में कोई मुस्कान हो। तो जब भी घर से निकलो, मुस्कान को साथ लेकर निकलो। दोस्तों मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। वाह वाह सर, वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्तों जब आप क्लासेस को ले रहे हो तो एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हल्की सी मुस्कान के साथ बैठते हो तो ये जो हमारा फोरहेड होता है, जिसको हम हिंदी में ललाट बोलते हैं, इसके ऊपर जो झुर्रियां होती है, जो सलवटें होती है, वो नहीं होती। तो मैं जो बोलूंगा वो आपके अंदर जाएगा दोस्तों, मैं जो आउटपुट दूंगा वो आपके लिए इनपुट हो जाएगा। और अगर हम चिंता के साथ बैठेंगे, अरे राम जिंदगी बर्बाद हो गई, अरे बर्बाद थोड़ी हो गई यार, आबाद हो गई। इस कोर्स को करने से जिंदगी खराब नहीं होगी, जिंदगी आबाद होगी। सर अभी तो खराब हो गई, अरे ऐसा लगता है दोस्तों। एक बार कर लो, मजा आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है दोस्तों कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स का कंपलसरी मनी का मतलब एक तरह से मनी का कंपलसरी एक्सटोर्शन टैक्स होता है। वरना मेरे से कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एक बात बताओ, अगर मनी को कंपलसरी एक्सटोर्शन किया जा रहा है, मतलब धन का अनिवार्य रूप से वसूली करना टैक्स है, तो ये मुंबई में बहुत सारे वसूली भाई घूमते हैं, तो क्या वो भी टैक्स है? दोस्तों वो टैक्स नहीं है, क्योंकि मैंने आगे क्या लिखा है, अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ, ये सारी बातें आप लोगों को कॉपी में लिखनी है। आप बीच में स्क्रीन को पॉज करके ये नोट्स बना सकते हो, और ये बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको टाइम भी दूंगा बनाने के लिए, और आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा। लेकिन फिर मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप इनको लिखिएगा जरूर। और जब आप एक दो चैप्टर लिखोगे तो आपका आदत बन जाएगा, आपका हैबिट बन जाएगा, और आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएगा। सर हमारा एग्जाम तो ऑनलाइन होता है, तो लिखने से क्या बेनिफिट? अरे लिखने से चीजें याद होती हैं। मुझे पता है आजकल आपको टाइपिंग वगैरह करना पड़ता है, और आने वाले टाइम में पता नहीं इंस्टीट्यूट वापस पेपर पेन मोड पर आएगा या क्या करेगा, लेकिन आप चीजों को लिखेंगे दोस्तों तो बेनिफिट जरूर मिलना है आपको। तो मुझसे कई स्टूडेंट बोले कि सर एक बात बताओ, ये जो मुंबई में हफ्ता वसूली वाले लोग होते हैं, ये जो भाई लोग होते हैं, क्या ये भी टैक्स लेते हैं? ना जी ना, वो टैक्स नहीं है। क्योंकि टैक्स तब माना जाएगा जब उसका लेवी अंडर एनी लॉ हो, मतलब वहां पर दोस्तों कानून का होना जरूरी है। और मुंबई के अंदर जो हफ्ता वसूली होता है, उसका माय डियर फ्रेंड्स कोई कानून नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता। तो सर एक बात बताओ, फिर ये लॉ कहां से बनता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेकर बनता है। कानून कहां से बनता है दोस्तों? मैं आपको बिल्कुल एक जीरो लेवल, मतलब आप यूं समझ लो जी माइनस से उठाकर लाऊंगा। मुझे पता है ये चीजें हो सकता है इट मे बी आज के आपके एग्जाम में पूछा ही ना जाए, लेकिन दोस्तों आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये लॉ कहां पर बनता है, लॉ बनाने की पावर कहां से मिलती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, लॉ बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्या आप लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है? दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। सर कहां से पढ़े, हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ो। दोस्तों मैंने पढ़ा है, जब मैं लॉ कर रहा था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। भारत के हर नागरिक को एक बार अपने जीवन में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज किंग ऑफ किंग्स। मैंने पढ़ा था डियर एक बुक में कि कॉन्स्टिट्यूशन किंग्स का भी किंग है। मतलब ये हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है। सबसे बड़ा लॉ अगर हमारे देश में कोई है तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और जितने भी लॉ बनाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं,
वो सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेकर बनाए जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में ये जरूर लिख लेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो पहला लाइन आपको लिखना है अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में, कि टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो मुंबई की हफ्ता वसूली लॉ में नहीं होती, इसलिए हम उसको टैक्स नहीं बोलते। लॉ कहां से बनाया जाता है दोस्तों? लॉ बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। लॉ बनाने का जो पावर है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 है वहां पर एक बार जरूर ले जाना चाहूंगा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दोस्तों ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। किसी भी लॉ को बनाने की पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है दोस्तों। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर सेक्शन नहीं होता है दोस्तों, वहां पर आर्टिकल होता है। इट मे बी पॉसिबल कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर ये सारी बातें पढ़े हो, लेकिन दोस्तों मैं तो ये मानकर चलता हूं कि आप पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो और मैं आपको सारा बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग में दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा फाउंडेशन, हमारा नींव मजबूत नहीं होगा तो हमारा बिल्डिंग कैसे बनेगा? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। तो भाई साहब अगर ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो पहले नीचे का बेस तैयार करना पड़ेगा। बेबी को बेस पसंद है, बेस तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। आर्टिकल नंबर 246 दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है, पावर। और जब आप आर्टिकल नंबर 246 पर जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने तीन तरह का लिस्ट प्रकट हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने तीन तरह का लिस्ट प्रकट हो जाएगा, जिसमें एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट और एक का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। क्योंकि दोस्तों ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आपको पता है दोस्तों हमारे देश का स्ट्रक्चर फेडरल है। हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मोदी जी, पूरे देश का एक गवर्नमेंट होता है। दूसरा हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होता है। ममता दीदी होती है वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में गहलोत साहब होते हैं। तो सब स्टेट्स का अलग अलग होता है। बिहार में नीतीश बाबू होते हैं, यूपी में योगी जी होते हैं, एमपी के अंदर शिवराज सर होते हैं। तो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें दोस्तों एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं दोस्तों। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन लिस्ट बनाता है। आर्टिकल 246 में आपको ये यूनियन लिस्ट मिलेगा। इस यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 1 से लेकर और दोस्तों एंट्री नंबर 97 तक आपको दिया हुआ है। एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 97 तक आप लोगों को यहां पर मिलेगा दोस्तों। और ये एंट्री क्या कहता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 97, एंट्री का मतलब होता है सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट हैं जिन पर लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, मैं आपको टाइम भी दूंगा दोस्तों, ये सारी बातें नोट करने के लिए टाइम दूंगा। एक बार आप सुन लो मेरी बात को। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स आर देयर। 97 वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और दोस्तों एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 97 यहां पर आपको देखने को मिलती है। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, बहुत सारी एंट्रीज हैं। लेकिन हम टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग होता है एंट्री 83 से। दोस्तों यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट,
आप कस्टम ड्यूटी लगाओ। दोस्तों कस्टम ड्यूटी कब लगती है आप जानते हो? जब आप इंपोर्ट करते हो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और ये पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद एंट्री नंबर 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब जब हमारे देश में कुछ बनाया जाएगा, तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगा। पर सर अब तो जीएसटी लगने लग गया, अब एक्साइज क्यों लगेगा? अरे दोस्तों मुझे पता है जीएसटी ने एक्साइज को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन दोस्तों आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, बिकॉज वो ऐसे आइटम हैं जो अभी तक जीएसटी के एम्बिट में नहीं आए हैं। तो आपको पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ भी बनाते हो, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों वहां पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। लेकिन मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी है दोस्तों, आपको नजर आ गई होगी। मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर ये एल्कोहलिक लिकर क्या चीज है? अरे ये होता है शराब, जिसको कई लोग दारू बोलते हैं। शराब, शराब जो होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अरे गंदी गंदी चीज, बहुत सारे लोग शराब पीते और ये अपने आप सेल होता। तो शराब एक ऐसा चीज है, एल्कोहलिक लिकर एक ऐसा चीज है, उसको बनाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी एक्साइज नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। तो सर फिर आप ये कहना चाहते हो कि शराब पर ड्यूटी मत लगाओ, सस्ती कर दो शराब को, खूब पियो? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। शराब पर एक्साइज लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। स्टार्टिंग से दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्साइज लगाने का जो पावर है शराब के ऊपर, एल्कोहलिक लिकर पर, दैट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि उस पर एक्साइज नहीं लगती, लगती है, लेकिन कौन लगाती है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, क्योंकि ये दोस्तों स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो ये हो गई बात एंट्री नंबर 84, जहां पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके बाद दोस्तों एंट्री नंबर 92A, यह बात करता है सेंट्रल सेल्स टैक्स की। दोस्तों हमारे देश में सेल टैक्स लगाया जाता था। सेल टैक्स कब लगाया जाता था? जब प्रोडक्ट सेल होता था। मैन्युफैक्चरिंग करना एक अलग इवेंट है, और मैन्युफैक्चर करने के बाद उस प्रोडक्ट को बेच देना, उसको सेल कर देना एक अलग इवेंट है। तो जब जब दोस्तों किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जब जब किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है माय डियर फ्रेंड, उसके ऊपर सेल टैक्स लगाया जाता है। लेकिन सेल टैक्स लगाने का पावर भी स्टेट के पास है। ये देखो एंट्री नंबर 54 जो है स्टेट लिस्ट का, वो कहता है कि जब जब प्रोडक्ट बेचा जाएगा विद इन अ स्टेट, तो वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर टैक्स लगाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कोई भी प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेल करते हैं, तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाने की बात आती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी सेल को हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट का मतलब होता है दोस्तों फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब जब सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी, उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर एंट्री नंबर 92A। तो ये पहले लगाई जाती थी, लेकिन आजकल तो भाई जीएसटी आ गया। लेकिन मेरे को आपको पहले का बताना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम इज दैट
कि महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान आ रहा है दोस्तों। इट इज अ मैटर ऑफ इंटर स्टेट सेल। सो द क्वेश्चन अराइज दैट हु विल कलेक्ट द सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो दोस्तों, लगेगा कि जब सेंट्रल सेल्स टैक्स है तो इट शुड बी कलेक्टेड एंड लेविएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वन मोर थिंग यू शुड नो, सेंट्रल सेल्स टैक्स इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मेरे पास एक्साइज है, मेरे पास कस्टम है, मेरे पास और भी बहुत सारे इनकम टैक्स वगैरह है, स्टेट तुम्हारे पास क्या है? स्टेट बोला मेरे पास मां है, नहीं, मेरे पास स्टेट वैट है। तो सेंट्रल ने बोला एक काम करो, तुम्हारे स्टेट में जो सेल होती है वो तो तुम रखी लो, अनादर स्टेट का सेल होएगा तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगा। अब लड़ाई ये है दोस्तों, इट इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, इट इज लेविएड बाय द सेंट्रल, बट द सेंट्रल हैज गिवन द पावर टू द स्टेट्स कि सेंट्रल सेल्स टैक्स तुम लोग ही लगाओ और तुम ही उसको कलेक्ट करो। प्रॉब्लम इज दैट महाराष्ट्र से सेल हुआ राजस्थान के लिए, it is interstate sale, my dear friends. Problem is that who will levy and collect the central sales tax? महाराष्ट्र गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट। तो दोस्तों, सीएसटी का जो कानून था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी नहीं बोल रहा मैं, सीएसटी बोल रहा, तो उसमें यह लिखा था जो स्टेट गुड्स का मूवमेंट करेगा, जहां से गुड्स को मूव किया जाएगा वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा। मतलब जो ओरिजिन स्टेट होगा, अगर महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान जा रहा है तो टैक्स लगाने का पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगी। ये हमारे देश में दोस्तों पुराने प्रोविजंस थे इन रिगार्ड टू सेंट्रल सेल्स टैक्स, और इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या आती थी और उसको कैसे सॉल्व किया जीएसटी ने, यही बात मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके बाद दोस्तों एक एंट्री नंबर 97 भी यहां पर है। एंट्री नंबर 97 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कैसे है इंटरेस्टिंग, ये बात मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। इसको मैं इंटरेस्टिंग ऐसे बोलता हूं, जैसे मेरी बात को यूं समझिएगा, मेरी बात को यूं समझिएगा, हमारे देश में गुड्स के ऊपर बहुत पहले से टैक्सेस लगाए जा रहे थे, लेकिन 1990 की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा पास्ट जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, वैसे मेरा नाम अमित खांडल है और मैं डॉक्टरेट हूं और मैंने सीए कर रखा है। तो मेरा स्पेसिफिक जो रिसर्च था डॉक्टरेट में, दैट इज टैक्सेशन, वैट, जीएसटी। तो मैंने वहां पर बहुत पुराना हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन आप लोगों के इतना काम नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं। 1990 में दोस्तों हमारे देश में एक रिफॉर्म कमेटी बनाया गया और उसका नाम था टैक्स रिफॉर्म कमेटी। एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? डॉक्टर राजा जे चिलैया। तो ये कमेटी इसलिए बना कि भाई हमारे देश में जैसे गुड्स के ऊपर तो टैक्स लग रहा था, सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर राजा जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि जैसे गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है वैसे सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाओ, वैसे सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाओ। और 1994 में दोस्तों हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2 बार यूपीए गवर्नमेंट में, एट 1994 में दोस्तों वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आप उनको ऐसे मत समझ लेना कि वो मनमोहन है, भाई बहुत लर्नेड पर्सन रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1994 में। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने 1990 में जो कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो किया और हमारी कंट्री में पहली बार सर्विस टैक्स नाम की एक चीज निकल कर आई। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको बताता हूं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लगाने के बारे में सोचा तो एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 96 तक चेक किया, कहीं पर भी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर नहीं था। दोस्तों जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा अंबेडकर ने बनाया, लेकिन क्या वो सब कोई भगवान थे कि उन्हें पता था कि सारे मैटर लिख दो?
तो दोस्तों उन्होंने एक एंट्री नंबर 97 बनाया था और आपको इस एंट्री नंबर 97 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंट्री नंबर 97 एक रेजुडरी एंट्री है दोस्तों। रेजुडरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 96 के बीच में अगर कवर्ड नहीं होता है और इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर के ऊपर लॉ बना सकती है। और ये लॉ बनाने का जो पावर है माय डियर फ्रेंड्स, ये एंट्री नंबर 97 से मिलता है। जिसका कोई नहीं होता उसका एंट्री नंबर 97 होता है। तो हमारे देश का केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जब 1994 में सर्विस टैक्स लगाने के बारे में सोचा, तो सोचो पावर कहां से मिली होगी, क्योंकि उसका तो कोई एंट्री नहीं था। तो एंट्री नंबर 97 जिसको हम रेजुडरी एंट्री बोलते हैं, वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर लिया सर्विस टैक्स लगाने का। तो 1994 में इस सर्विस टैक्स नाम के बच्चे का जन्म हुआ दोस्तों। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर्विस टैक्स जब हमारे देश में पहली बार लगाया गया, तो दोस्तों ये एक छोटा बच्चा था। मतलब हमारे देश में पहली बार ओनली 3 सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगाया गया। और आप जानना चाहेंगे कि वो 3 सर्विसेज कौन सी थी। दोस्तों उन 3 सर्विसेज में पहला नाम था टेलीफोन सर्विस, दूसरा नाम था स्टॉक ब्रोकर वाली जो सर्विस होती है, और तीसरा था इंश्योरेंस। इन 3 सर्विसेज के ऊपर पहली बार सर्विस टैक्स लगा। उस टाइम पर सर्विस टैक्स एक छोटा बच्चा था। और ये छोटा बच्चा जब इसका जन्म हुआ दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके फादर मदर इसको छोड़ के चले गए और ये जोर जोर से रोने लगा, उआ उआ उआ, बहुत जोर से रोने लगा। तो दोस्तों वहां से सेंट्रल एक्साइज वालों का गाड़ी जा रहा था। सेंट्रल एक्साइज वालों को रोने का आवाज सुनाई दिया कि यार ये कौन छोटा बच्चा जो जोर जोर से उआ उआ करके रो रहा है। एक्साइज वालों ने अपना गाड़ी वहां पर रोक लिया दोस्तों, और देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। तो एक्साइज वाले उस छोटे बच्चे के पास गए और बोले, हे छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे, तुम्हारा नाम क्या है? कि सर मेरा नाम सर्विस टैक्स है। कि तुम्हारे फादर मदर कहाँ हैं? कि जी मेरे फादर मदर मुझे छोड़कर चले गए। कि तुम्हारे फादर मदर का नाम क्या है? फाइनेंस एक्ट 1994। दोस्तों सर्विस टैक्स का जो जन्म हुआ ये फाइनेंस एक्ट 1994 से हुआ। तो सर्विस टैक्स के फादर मदर का नाम था फाइनेंस एक्ट 1994। तो एक्साइज वालों ने बोला कि बेटा रो मत। उनको दया आ गई दोस्तों, उन्होंने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। जैसे ही घर पर पहुंचे, बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी इंतजार कर रही थी। बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी ने बोला, अरे ये छोटा बच्चा कौन है? तो जो गाड़ी में लोग थे वो बोले कि तुम कहते थे ना भैया नहीं है भैया नहीं है, ये लो भैया, ये भैया है तुम्हारा सर्विस टैक्स, इसका ध्यान रखना, इसका लालन पालन और पोषण तुम करना। बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी बोली, मुझे भैया मिल गया, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। दोस्तों ईयर 1994 से लेकर और आज तक, जब जीएसटी आया 2017 में, उससे पहले तक सर्विस टैक्स का लालन पालन और पोषण एक्साइज डिपार्टमेंट ने किया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसका लालन पालन और पोषण किया दोस्तों। सर्विस टैक्स 3 सर्विसेज से शुरू हुआ था, छोटा बच्चा था। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर इसमें नई नई सर्विसेज ऐड करते गए। 3 के बाद और 3, फिर 5, फिर 10, ऐसे करते करते दोस्तों सर्विस टैक्स एक गबरू जवान हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके मम्मी पापा इससे मिलने नहीं आते दोस्तों, एवरी ईयर आते हैं। हर साल हमारे देश में फाइनेंस एक्ट पास होता है, बजट पास होता है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसको चॉकलेट देकर चले जाते हैं, इसको कपड़े देकर चले जाते हैं, मतलब इसमें छोटा छोटा अमेंडमेंट करके चले जाते हैं। 2012 दोस्तों 2012 हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री प्रणब मुखर्जी साहब, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब तो खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रणब मुखर्जी सर ने क्या किया,
कि सर्विस टैक्स 119 सर्विसेज से ज्यादा हो गया, एक बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा टैक्स का वो बन गया वो। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने बोला कि अब पूरी सर्विसेज पर, वायुमंडल में जितनी सर्विस होती हैं सबके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, एक्सेप्ट सम नेगेटिव लिस्ट। कुछ सर्विसेज को छोड़ दिया गया। पहले सेलेक्टिव अप्रोच थी, 2012 में दोस्तों हमारे देश में कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच आ गई। ऑल सर्विसेज आर लाइबल फॉर सर्विस टैक्स एक्सेप्ट सम सेलेक्टेड सर्विसेज। और दोस्तों सर्विस टैक्स का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो 2012 के बाद फिर 2017 आया, फिर तो जीएसटी आ ही गया, और जीएसटी के बारे में तो हम सारी बातें पढ़ेंगे ही। तो ये 97 नंबर का एंट्री दोस्तों एक रेजुडरी एंट्री है, जो कि पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इफ द कोई भी ऐसा मैटर जो कहीं पर भी एंट्री 1 से 96 में नहीं है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तो गवर्नमेंट वहां पर सेंट्रल का लॉ बना सकता है। सर्विस टैक्स का लॉ ऐसे ही बना था। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप इसको हल्के में मत लेना। ये आपके कोर्स में है, आपकी बुक में है, आपके स्टडी मैट में है। यहां से छोटे बड़े, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लेकिन छोटे क्वेश्चंस बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद दोस्तों स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर होता है जिस पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती दोस्तों। और इसके अंदर एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 66 तक होता है। तो दोस्तों वो सारा एंट्री तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो अपना टैक्स से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे। तो एंट्री नंबर 51 क्या बोलता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर होता है। और मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट केवल अल्कोहलिक लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, आज भी लगाती है, पहले भी लगाती थी। क्योंकि दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक्साइज ड्यूटी, स्टेट लेवल वैट, जितने भी पुराने टैक्सेस हैं वो सारे अल्कोहलिक लिकर पर आज भी एप्लीकेबल है। एंड अल्कोहलिक लिकर इज नॉट अ मैटर ऑफ जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट का एक प्यार है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बचपन का प्यार है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे टैक्स नहीं लगाती, सारा का सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज ड्यूटी की बात करती है। अल्कोहलिक लिकर पर एक्साइज लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंट्री नंबर 54 वैट और सेल टैक्स। कोई भी प्रोडक्ट का सेल अगर स्टेट के अंदर होगा तो उस पर जो लोकल वैट होता है, जो लोकल सेल टैक्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। पहले लगाता था, अब तो जीएसटी में मर्ज हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे आइटम ऐसे हैं दोस्तों जिन पर लोकल वैट लग रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, शराब है, बिकॉज इट इज नॉट इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट जमकर कमाई करता है। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स यही है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता कि शराब जो होता है, अल्कोहलिक लिकर है, वो जीएसटी के एम्बिट में आए। स्टेट गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जमकर टैक्स लगाते हैं। फिर भी बहुत लोग पीते हैं, महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो लोग जमकर पीते हैं दोस्तों, अपने आप सेल होता है। तीसरा लिस्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो मैटर्स होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। दोनों गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने का पावर है दोस्तों। और इसमें नॉर्मली सिविल मैटर्स आते हैं, इसमें क्रिमिनल मैटर्स आते हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी, मिली जुली सरकार की तरह। अगर दोनों सरकार में कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ममता दीदी और मोदी जी में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है दोस्तों, तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो ये पहला क्लास था, पहला दिन था। तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक बातें बताई कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे,
क्वेश्चन बैंक होगा, ये सारी बात मैंने बताई दोस्तों। और मैंने एक आपको जानकारी दी कि टैक्स कैसे लगता है, पावर कहां से आती है। दोस्तों मुझे बताओ, यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ये कहां बनता है? दोस्तों ये हमारे देश के संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। आपने पार्लियामेंट देखा है? नहीं सर, टीवी में देखा है, गोल सा बिल्डिंग होता है। दिल्ली में एक ही पूरा देश का पार्लियामेंट है, वहां पर लॉ बनता है। और आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश का लॉ कैसे बनता है। हमारे देश के अंदर हम जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं, इनको चुन चुन कर वहां पर भेजा जाता है, ये लोग वहां पर लॉ बनाते हैं। स्टेट लिस्ट के जो मैटर हैं, वहां पर लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कहां पर बनता है? स्टेट असेंबली में बनता है, विधानसभा में बनता है। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, मेरा ऑफिस भी विधानसभा के पास है, राजस्थान विधानसभा के पास, वहां पर लॉ बनता है। अभी मन करे तो आना, मैं दिखाऊंगा आपको। कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों सरकार लॉ बना सकती है। तो ये सारी बात है दोस्तों। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 246A, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, एक नई आर्टिकल, सेक्शन मत बोलना, आर्टिकल जोड़ा गया, जिसके थ्रू हमारी कंट्री में एक जीएसटी नाम का बहुत बड़ा रिफॉर्म, आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। क्लास कैसे लगी दोस्तों, एक बार लाइक देकर मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा और इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं दोस्तों, इस सब्जेक्ट में यू कैन गेट 70-80 प्लस मार्क्स। बस आपको वैसे करना है जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छा यहां पर स्कोर करोगे माय डियर फ्रेंड। राइट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा और ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर अपलोड होएगा, चैनल पर बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। जैसे ही नए वीडियोस अपलोड होंगे आपको तुरंत उसका जानकारी मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू वेरी मच।